नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन पे। अपनी निबंध सीरीज का आज हम अगला निबंध पढ़ेंगे। डिजिटल इंडिया 2.0 अवसर और खतरे। 2.0 मतलब कुछ तो सेकंड वर्जन टाइप का ये लग रहा है, सेकंड लग रहा है, यानी उसी फील्ड का ये अगला स्टेप लग रहा है। ऐसा कुछ हमें टॉपिक के नाम से पता चल रहा है। हमारी परीक्षा में जो निबंध आते हैं वो ज़्यादातर करंट अफेयर के मुद्दे भी उसमें शामिल रहते हैं और उन्हीं पर निबंध पूछे जाते हैं। वैसे तो अब तक हमने आपको काफ़ी निबंध पढ़ाए हैं। यदि आप क्लास पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आने वाली क्लास आपको मिलती रहे। ये आपकी यूपीएससी, यूपीपीएससी, आरओ, बीपीएससी यानी सारी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। इसमें हम निबंध विधिवत आपको पढ़ाते हैं। क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कितना लिखना है, सारी चीज़ें हम आपको समझाते हैं। परीक्षा में जो आप निबंध लिखेंगे वो बिना हेडिंग लिखेंगे। यहाँ हम आपको हेडिंग में समझाते हैं, जिससे कि आप निबंध लिखना सीख पाएँ कि किस चीज़ के बाद क्या लिखना है, किस चीज़ के बाद क्या लिखना है। यदि हम आपको सीधे निबंध ऐसे पढ़ाते रहेंगे तो वो किताब जैसा हो जाएगा, जिसको आप बेहतरी से समझ नहीं पाएंगे। यहाँ हम आपको कुछ ज़्यादा शब्द ही पढ़ाते हैं, जिससे कि आप जब परीक्षा में पहुँचें तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार शब्द लिख पाएँ और आपका निबंध बेहतर हो। क्योंकि परीक्षा में पूरा निबंध आपका पढ़ा जाता है, उसके बाद ही नंबर मिलते हैं, इसलिए निबंध बहुत महत्वपूर्ण होता है। निबंध लिखना, उसका तरीका, उसका प्रारूप ही मुख्य देखा जाता है। आपके विचार, आपके शब्द उस निबंध में देखे जाते हैं कि आप किसी विषय पर क्या शब्द या क्या विचार व्यक्त करते हैं। इसलिए हमारा भाषा जो है वो बहुत व्यवस्थित होनी चाहिए। टॉपिक के बाहर हमारा निबंध नहीं जाना चाहिए। जो टॉपिक पूछा गया है उसी में निबंध होना चाहिए। इसमें हमें ध्यान रखना है कि तथ्यों का प्रयोग जो हम करेंगे वो पूरे तथ्य हमारे सही होने चाहिए, सटीक होने चाहिए। गलत तथ्यों का प्रयोग हम नहीं करेंगे। हम निबंध पढ़ेंगे, आप पूरी क्लास देखिएगा, उसी में हम समझाते रहेंगे। जहाँ जो आवश्यक है, महत्वपूर्ण बिंदु आपको बताएंगे। निबंध आप कभी रट नहीं सकते हैं, इसको आपको समझना ही पड़ेगा। जब आप निबंध को समझ जाएंगे, फिर वो चाहे जितने शब्दों में आए, चाहे जिस रूप में आए, आप बेहतरी से लिख लेंगे। डिजिटल इंडिया 2.0 अवसर और खतरे। 3 भागों में लिखेंगे, प्रस्तावना, मुख्य भाग और इसके बाद लिखते हैं निष्कर्ष। प्रस्तावना हमारी 100 शब्द की रहती है। मुख्य भाग हमारा मुख्य निबंध होता है, जिसमें लाभ, हानि, सामाजिक, आर्थिक स्थितियां, सारी चीज़ें हम किसी भी टॉपिक से संबंधित देखते हैं। इसके बाद जो निष्कर्ष होता है वह पूरे निबंध का निचोड़ होता है। ऐसे हम निबंध लिखते हैं। इस निबंध को हम धीरे धीरे पढ़ते हैं, समझते हैं। प्रस्तावना देखते हैं। आपको हेडिंग नहीं डालनी है, आपको डायरेक्ट लिखना है। प्रौद्योगिकी एक महान सेवक है, लेकिन खतरनाक स्वामी भी। यह कथन जो है क्रिश्चियन लूस लैंग का है। आपको उक्तियां लिखनी है, सूक्तियां लिखनी है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो भी हम सूक्ति लिख रहे हैं वह उस निबंध से संबंधित हो, या और अत्यधिक सूक्तियां नहीं लिखनी है कि सूक्तियां ही उसमें हमें भरी दिखें। 21वीं सदी को यदि किसी एक शब्द में परिभाषित करना हो तो वह है डिजिटल क्रांति। यह क्रांति केवल संचार तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र को बदल रही है। भारत जैसा विशाल और विविधता से भरा देश इस क्रांति का केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। 2015 में आरंभ हुआ डिजिटल इंडिया अभियान अब अपने नए रूप डिजिटल इंडिया 2.0 में प्रवेश कर चुका है। इसका लक्ष्य केवल इंटरनेट उपलब्ध कराना नहीं है, बल्कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन, क्वांटम कंप्यूटिंग, साइबर सुरक्षा और स्मार्ट गवर्नेंस के जरिए भारत को विश्व की डिजिटल महाशक्ति बनाना है। डिजिटल इंडिया 2.0 भारत के लिए अवसरों से भरा हुआ है, लेकिन इसके साथ अनेक खतरे और चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। तो यह हमने प्रस्तावना लिखी। इसमें हमने ये बताया कि जो डिजिटल इंडिया मिशन था, यानी डिजिटल इंडिया की तरफ हमारा जो कदम 2015 में बढ़ता है, वह धीरे धीरे 10 वर्ष पूरे होने के बाद अब दूसरे चरण में पहुंच चुका है। 2015 में एक हम उम्मीद ये करते थे कि सबके पास इंटरनेट हो, ये उम्मीद करते थे कि सबको नई जानकारियां मिलें, सब धीरे धीरे इंटरनेट से जुड़ जाएं। अब लगभग सब लोग इंटरनेट से जुड़ गए हैं। अब एक नई क्रांति की तरफ हम बढ़े हैं, वह है एआई। एआई पर हमने कई निबंध आपको पहले भी कराए हैं, आप उनको भी देखिएगा। इससे संबंधित निबंध हमारे महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो अब धीरे धीरे हम महाशक्ति बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं।
ऐसा हमने इसमें लिख दिया। अब हम मुख्य भाग में आते हैं। मुख्य भाग में लिखेंगे पहले 1.0 से 2.0 की तरफ बढ़े कैसे, क्या परिस्थितियां बनती रहीं। तो वर्ष 2015 में शुरू हुआ डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित था: डिजिटल अवसंरचना, ई गवर्नेंस और डिजिटल सशक्तिकरण। इस दौरान आधार, डिजिलॉकर, भीम ऐप, उमंग ऐप, कोविन प्लेटफॉर्म जैसी पहले सामने आई। इससे नागरिकों को सरकारी सेवाओं तक आसान पहुंच मिली और डिजिटल लेन देन सामान्य जीवन का हिस्सा बन गया। तो हमने क्या देखा था प्रारंभिक चरण में कि धीरे धीरे हम नेट से जुड़ने लगे। किसी को पैसा भेजना है, अपने बारे में कोई जानकारी लेनी है, कोई किसी ट्रेन की जानकारी लेनी है, इन सब चीज़ों के लिए कुछ न कुछ प्लेटफार्म हमको मिलने लगे, जिससे हम उनको चलाने के योग्य हो गए, यानी आदी हो गए, और धीरे धीरे उनको हम बेहतर से चलाने लगे और हम उस चीज़ का हिस्सा खुद भी बने और वो हमारा हिस्सा बन गए। फिर 2025 तक पहुंचते पहुंचते भारत की डिजिटल कहानी और आगे बढ़ी। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 25 करोड़ से बढ़कर 80 करोड़ से अधिक हो गई। अब सरकार ने डिजिटल इंडिया 2.0 की शुरुआत की है, जिसका फोकस नई उन्नति तकनीकों पर है। इसमें 5G, 6G नेटवर्क, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन और स्मार्ट गवर्नेंस जैसे क्षेत्र सम्मिलित हैं। ये वाली चीज़ जो आप लिखोगे, इसको आप ऐसे नहीं लिखोगे, ठीक है। ऐसे मतलब कहने का मतलब ये है, आप स्पेलिंग नहीं लिखोगे, आप इसको ऐसे लिखोगे उच्चारण में। ऐसे ही अपनी निबंध सीरीज के साथ में मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन वाली सीरीज भी चल रही है, आप उसको भी जरूर देखिएगा। फिर अब हम देखते हैं डिजिटल इंडिया 2.0 के अवसर क्या हैं। जैसे आर्थिक विकास। डिजिटल इंडिया 2.0 ने भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2015 तक भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन से अधिक हो जाएगी। इसका ई कॉमर्स, फिनटेक, डिजिटल भुगतान और आईटी सेवाओं ने रोजगार और निवेश के अवसर खोले हैं। ग्रामीण किसान अब सीधे इनाम पोर्टल पर अपनी उपज की कीमत देख सकते हैं। शहरों में छोटे दुकानदार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ग्राहकों तक पहुंच बना रहे हैं। अच्छा, किसी ने ऐसे शायद ही सोचा हो कि जब हम घर बैठे रहेंगे तो हमारे पास कपड़ा हमारी पसंद का आ जाएगा, हमारे पास खाना आ जाएगा, हमारे पास 5 मिनट में कोई सामान आ जाएगा। ये चीज़ें अब से 20 साल पहले नामुमकिन जैसी, यानी कल्पना लोग की दुनिया की लगती थी। फिर 2015 जब आता है, तो 2015 में जब हम धीरे धीरे इंटरनेट को पहचानना शुरू करते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं, थोड़ा तो संभव है, जीवन आसान है। यानी जो बच्चे 2015 से पैदा हुए, 15, 16, 17 में पैदा हुए हैं, इनको नहीं पता है कि उस टाइम का संघर्ष क्या रहा होगा। जैसे हम लोगों को नहीं पता है कि 1980 का संघर्ष क्या था, 1970 का संघर्ष क्या था, ऐसे ही इन लोगों को नहीं पता है। इन लोगों को तो सामने मोबाइल ही मिलता है। अब अगर 5 मिनट में खाना आपको मिल जा रहा है, तो कोई 5 मिनट में खाना तैयार भी तो कर दे रहा है। यानी ये प्लेटफार्म ही तो है जो इसको पैसा पहुंचा रहा है और इसको सुविधा पहुंचा रहा है। यही एक चक्र जो है ये डिजिटल है, डिजिटल प्लेटफार्म है। फिर पारदर्शी शासन। ई गवर्नेंस ने भ्रष्टाचार कम किया और नागरिकों का विश्वास बढ़ाया। अब जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, पेंशन, राशन कार्ड जैसी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। डिजिटल इंडिया 2.0 ने इन सेवाओं को और तेज और सरल बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, डिजिटल इंडिया केवल तकनीकी परियोजना पर नहीं, यह पारदर्शी शासन की गारंटी है। यह कथन इस पहल की गहराई को दर्शाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझा दें, किसी ने पूछा था कि इसको अंडरलाइन करेंगे क्या? नहीं, इसको हम ऐसे इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे, अंडरलाइन नहीं करेंगे। फिर स्टार्टअप और नवाचार, यानी भारत अब स्टार्टअप नेशन कहलाने लगा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हेल्थ टेक, एड टेक, ग्रीन टेक और फिनटेक जैसे क्षेत्रों में स्टार्टअप्स ने वैश्विक पहचान बनाई है। डिजिटल इंडिया 2.0 ने युवाओं को नवाचार और उद्यमिता के लिए नए अवसर दिए हैं। फिर शिक्षा और स्वास्थ्य। ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म जैसे स्वयं और दीक्षा, इनको ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। स्वयं और दीक्षा ने
छात्रों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाई है। स्वास्थ्य क्षेत्रों में टेलीमेडिसिन और ई संजीवनी सेवाओं ने ग्रामीण भारत में भी डॉक्टरों की पहुंच सुनिश्चित की है। कोविड-19 महामारी के दौरान यह डिजिटल स्वास्थ्य मिशन जीवन रक्षक सिद्ध हुआ है। जब कोरोना आया था उसी टाइम में आप सब देखिए इंटरनेट बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसका विकास हुआ है। उसी टाइम यूट्यूब का विकास बेहतर तरीके से हुआ है। कह सकते हैं उस टाइम हम ऐसी-ऐसी चीज़ों को खोजने लगे और ऐसी-ऐसी चीज़ें बनने लगी। हमने खोजना शुरू किया, चीज़ें बनना शुरू हुई और धीरे-धीरे हम एक-दूसरे से जुड़ते रहे। ग्रामीण भारत का सशक्तिकरण यानी भारत नेट परियोजना के तहत गाँवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा जा रहा है। ग्रामीण महिलाएं अब घर से ही ऑनलाइन उद्यम चला रही हैं। किसान मौसम की जानकारी, फसल बीमा और बाजार मूल्य सब कुछ मोबाइल पर पा रहे हैं। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बना रहा है। फिर वैश्विक प्रतिस्पर्धा देखते हैं। भारत सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं का वैश्विक केंद्र है। डिजिटल इंडिया 2.0 के जरिए भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ब्लॉकचेन तकनीक में अग्रणी बन सकता है। इससे वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिस्पर्धा और भी बढ़ेगी। अब हम देखते हैं इसके खतरे क्या हैं। देखिए, साइबर अपराध और सुरक्षा। जैसे जैसे डिजिटल लेन-देन बढ़ा है वैसे वैसे साइबर अपराध भी तेजी से बढ़े हैं। हैकिंग, फिशिंग, डाटा चोरी और ऑनलाइन धोखाधड़ी आम हो गई है। पहले क्या था, बैंक से आप 50,000 रुपये लेके निकलते थे तो सुना जाता है कि बैंक से ही कोई आपको पीछे पीछे चल देता था लूटने के लिए। अब यहाँ लूटने का तरीका अलग हो गया। हैकिंग है, फिशिंग है, ऑनलाइन धोखाधड़ी, अब ये सब चीज़ें हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में साइबर धोखाधड़ी के मामलों में 20% वृद्धि दर्ज की गई है। 21वीं सदी में जो राष्ट्र डिजिटल सुरक्षा खो देता है वह अपनी संप्रभुता खो देता है, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। फिर डिजिटल असमानता क्या है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल पहुंच का अंतर आज भी है। शहरों में तेज और सस्ता इंटरनेट उपलब्ध है जबकि गांव में नेटवर्क की कमी है। यह डिजिटल डिवाइड भारत की सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को और गहरा कर सकता है। फिर निजता का संकट, मतलब डेटा को नया तेल कहा जाता है। यदि यह तेल गलत हाथों में चला जाए तो नागरिकों की निजता और स्वतंत्रता पर संकट आ सकता है। व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग लोकतंत्र और मानवाधिकार दोनों के लिए खतरनाक है। फिर रोजगार का संकट कैसे आएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के कारण कई पारंपरिक नौकरियां खत्म हो रही हैं। पहले एक काम के लिए मान लेते हैं 10 लोग लगाए जाते थे, अब फिर उस काम के लिए 2 लोग लगाए जाने लगे जब कंप्यूटर का विकास हुआ। कंप्यूटर के विकास के बाद यही चीज़ क्या हुआ, जब एआई आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है, तो उस काम को एक व्यक्ति कर लेता है। कई बार एक व्यक्ति भी नहीं लगाना पड़ता है और वो काम हो जाता है। यानी 10 से 1 तक आ गया रोजगार। अब या तो इनके पास ऐसी स्किल हो कि ये भी एआई चलाना जानते हो, एआई का प्रॉपर यूज जानते हो, तो इनको नौकरी मिल सकती है। वो भी मिल सकने के चांस कहाँ है, एक पोस्ट पर। यानी 10 तो ये बेरोजगार होने हैं। फिर अब से अगर हम 1980 के व्यक्ति की बात करें तो ये व्यक्ति कंप्यूटर चलाना अभी सही से नहीं सीख पाया था, वो एआई कहाँ से सीखेगा। यानी उसके रोजगार पर एक संकट उत्पन्न हो गया है। फिर आता है फेक न्यूज और गलत सूचना। सोशल मीडिया ने सूचना को सुलभ बनाया है लेकिन इसके साथ फेक न्यूज और अफवाहों का खतरा भी बढ़ा है। यह सामाजिक सौहार्द और लोकतांत्रिक विमर्श दोनों को प्रभावित करता है। फिर सांस्कृतिक चुनौतियां क्या रहेंगी। डिजिटलाइजेशन ने जीवन आसान बनाया पर इससे लोक कला, परंपरागत संवाद और सामाजिक रिश्तों पर असर पड़ा है। डिजिटल संस्कृति में परंपरागत मूल्यों को खोने का खतरा बना हुआ है। अब एक समस्या ये आई है, पहले जैसे एक परिवार था तो उसके 5 लोग थे, तो शाम को 5 लोग एक साथ बैठते थे, अपनी समस्याएं एक दूसरे से बताते थे। जब से ये डिजिटल चीज़ें हुई हैं तब से हर व्यक्ति के पास मोबाइल हो गया है। अब 5 मोबाइल हो गए हैं, पांचों व्यक्ति साथ में बैठे हैं लेकिन वो दूर के बैठे व्यक्ति से बात करना चाहते हैं, वो आपस में बात नहीं करना चाहते हैं। तो एक सबसे बड़ी चुनौती ये हो गई है। दूसरा, इसमें धन का व्यय इसलिए है, एक फ़ोन पहले होता था जिस पे रिचार्ज एक लिमिटेड होता था, अब पाँचों व्यक्तियों को चाहिए रहेगा। अब रोज़गार घर में करता है एक व्यक्ति, कमाने वाला एक आदमी है, रिचार्ज करना है 5 लोगों के, यानी कहीं न कहीं से एक यह भी तनाव समाज में बढ़ा है। अब इसके समाधान क्या हो सकते हैं। डिजिटल इंडिया 2.0 की सफलता के लिए कुछ प्रमुख चुनौतियों का समाधान आवश्यक है। सबसे पहली है साइबर सुरक्षा। इसके लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता रहेगी। फिर है डिजिटल साक्षरता।
जब तक हर नागरिक डिजिटल सेवाओं का उपयोग करना नहीं सीखेगा तब तक इसका लाभ सीमित रहेगा। अब 2015 में क्या हुआ, ये पता चल गया कि रेलवे का टिकट आप खुद बुक कर सकते हो। एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे ऐप आ गए और आपने खुद से बुक करना शुरू कर दिया, यानी जो बिचौलियों का काम था, जो टिकट बुक करके पैसा लेते थे आपसे, वो खत्म हुआ। अब इसमें सबको, जब सब सीख जाएंगे तभी इसका लाभ मिलेगा। इसी को बोलते हैं डिजिटल साक्षरता। अब भी बहुत लोग ये टिकट बुक कराने बाहर जाते हैं, बहुत किसान मंडी में जाते हैं भाव पता करने, उनको भाव गलत बताया जाता है और उनकी कमाई जो है इस तरीके से नुकसान में जाती है। फिर इसके अलावा अगला आता है डाटा संरक्षण कानून। इसको कठोरता से लागू करना होगा। नागरिकों की निजता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। साथ ही इस कौशल विकास कार्यक्रम को डिजिटल अर्थव्यवस्था की जरूरतों से जोड़ना होगा ताकि बेरोजगारी ना बढ़े। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज को रोकने के लिए पारदर्शी और लोकतांत्रिक विनियमन आवश्यक है और सबसे महत्वपूर्ण, डिजिटल क्रांति को मानवीय मूल्यों के साथ जोड़ना होगा ताकि यह केवल तकनीकी परिवर्तन न रहकर सामाजिक विकास का आधार बन सके। अब हम देखते हैं निष्कर्ष। डेटा नया तेल है और भारत इस तेल का सबसे बड़ा उत्पादक हो सकता है, यह नरेंद्र मोदी का कथन है। डिजिटल इंडिया 2.0 भारत को अवसरों की नई दुनिया में ले जाने वाला अभियान है। यह भारत को वैश्विक डिजिटल महाशक्ति बना सकता है, शासन को पारदर्शी बना सकता है और ग्रामीण शहरों की खाई को भर सकता है। लेकिन इसके खतरे भी उतने ही गंभीर हैं। साइबर अपराध, निजता का संकट, रोजगार की चुनौती और डिजिटल असमानता। यदि भारत इन चुनौतियों का समाधान कर पाए तो डिजिटल इंडिया 2.0 वास्तव में नए भारत की रीढ़ बनेगा। यह केवल तकनीकी कार्यक्रम नहीं होगा, बल्कि एक ऐसी क्रांति होगी जो समाज, अर्थव्यवस्था और शासन को नई दिशा देगी। डिजिटल क्रांति केवल तकनीक ही की नहीं, बल्कि नई सोच और नए भारत की क्रांति होगी। तो यह आपका निबंध 2.0 पर था। अब इसको 2-3 बार आप अभ्यास करेंगे। क्लास को पहली बार देखा है तो सब्सक्राइब करिएगा और लोगों को शेयर करिए जिससे सबको लाभ मिले। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।